नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 10th के विषय विज्ञान का अध्याय नंबर 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर 2 में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अध्याय 2 में हमने अभी तक पाचन के बारे में पढ़ा है। पाचन में प्रयुक्त अंगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन से अंग पढ़ रहे हैं इसमें अभी बताएंगे आपको। इसके अलावा हमने आहार नाल के बारे में पढ़ा है और प्रमुख अंगों की बात करें तो प्रमुख अंगों में मुख के बारे में पढ़ लिया कंप्लीटली। 4 प्रकार के दांतों के बारे में पढ़ लिया है। मुख के बाद में अगला पॉइंट था ग्रसनी। ग्रसनी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। और उसके बाद में ग्रासनली हमारा टॉपिक था, ग्रासनली भी हमने अच्छे से पढ़ा है। फिर हमने आमाशय के बारे में पढ़ा है। आमाशय के बाद में छोटी आंत पढ़ी है और लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा है वो है बड़ी आंत पर। तो आइए शुरू करते हैं, आज बड़ी आंत से काम शुरू करते हैं। चलिए, बड़ी आंत जो है छोटी आंत के आगे का जो भाग होता है वो पूरा का पूरा बड़ी आंत होता है। अब भोजन जो है छोटी आंत के बाद में भोजन जाता है बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 1.3 मीटर लगभग मानी जाती है। अब बड़ी आंत का मुख्य कार्य देखा जाता है तो बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कीवन क्रिया द्वारा जो बचा हुआ भोजन है उसका भी पाचन कर देना। कीवन क्रिया कौन करते हैं? क्योंकि इस आंत में सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, वो जीवाणु कीवन क्रिया द्वारा भोजन का क्या कर देते हैं, बचे हुए भोजन का भी पाचन कर देते हैं। इसके अलावा इसके 2 मुख्य और कार्य होते हैं, एक तो जल और दूसरा खनिज लवणों का अवशोषण। जो हम जल ग्रहण करते हैं उसका अवशोषण भी बड़ी आंत में होता है। खनिज लवण जो भोजन के साथ आते हैं उनका अवशोषण भी बड़ी आंत में होता है। तो तीनों चीजें अपन लिख लेते हैं। पहला लिख लेते हैं, लिखेंगे इसमें अपचित भोजन का कीवन क्रिया द्वारा पाचन होता है। अब इसमें कीवन क्रिया द्वारा जो बचा हुआ भोजन है, जो छोटी आंत से बचा हुआ भोजन है, उसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और ये जो पाचन की क्रिया है ये कौन करते हैं? कुछ विशेष जीवाणु। तो लिख देते हैं इसमें ये बात भी, इसमें विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। और वो जीवाणु क्या करते हैं? जो अपचित भोजन है उसका पूर्ण रूप से पाचन कर देते हैं। आगे हमने दूसरा कार्य बताया था कि ये जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो इसमें लिख देते हैं इसका कार्य एक, इसका मुख्य कार्य जो है वो है जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना। बोर्ड में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल और खनिज लवणों का अवशोषण का मुख्य कार्य पाचन तंत्र में कौन से अंग द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा बड़ी आंत। बड़ी आंत द्वारा जो खनिज लवण है या फिर उसके अंदर जल है तो उसका पूर्ण रूप से क्या करेंगे? पाचन करेंगे। अब जो बड़ी आंत है उसके 3 भाग होते हैं। तो बड़ी आंत का पहला भाग है वो हम लेते हैं, बड़ी आंत के पहले भाग के बारे में बात करते हैं। बड़ी आंत का पहला भाग लेते हैं हम, एक लाइन लिख देते हैं।
इसके 3 भाग होते हैं। अब इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए, पहला भाग होता है अंधनाल। जो पहला भाग है वो भाग है अंधनाल। तो ये अंधनाल क्या है? जब हम पाचन तंत्र की बात करेंगे तो पाचन तंत्र में छोटी आंत के जो स्टार्टिंग का भाग है, चित्र द्वारा देखेंगे इसको, ये छोटी आंत है। ये छोटी आंत यहाँ से होते हुए यहाँ पर खत्म होती है। तो यहाँ का जो ये वाला एरिया है, ये वाला भाग, इस भाग को कहा जाता है अंधनाल। ठीक है, तो यह अंधनाल की क्या विशेषता है, तो इसके बारे में आइए देखते हैं। अंधनाल, तो इसमें पहली बात तो इसमें आहार रस का अवशोषण होता है। पहला काम इसका यह है कि जो आहार रस है उस आहार रस का अवशोषण करना। अब इसके नीचे की तरफ एक छोटी सी 4-5 इंच लंबी संरचना जुड़ी हुई, देखिए आप चित्र में देखिए, यह है यहाँ का भाग अंधनाल। तो अंधनाल के नीचे देखो एक छोटी सी 4-5 इंच लंबी संरचना जुड़ी हुई। संरचना का नाम हमने बताया कृमि रूप अपेंडिक्स, यानी कृमि रूप परिसेशिका, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपेंडिक्स। तो ये भी बात हम लिख देते हैं। इसके नीचे इसके नीचे 4-5 इंच लंबी 4-5 इंच लंबी नली के आकार की संरचना होती है, जिसे कृमि रूप परिसेशिका कृमि रूप परिसेशिका कहा जाता है। ठीक है, ये जो कृमि रूप परिसेशिका है, जिसे अपेंडिक्स भी कहते हैं हम, तो कई लोगों के ये जो अपेंडिक्स है, ये 4-5 इंच लंबी जो संरचना है, ये संरचना, तो ये संरचना क्या होती है कि जब हम आदि मानव की बात करें तो पुराने जमाने से ये हमारे अंदर चली आ रही है। आदि मानव में बात करें तो उस टाइम भोजन की पूर्ण व्यवस्था नहीं होती थी, मांसाहारी, और दूसरी बात जितने भी घास फूस और पत्ती खाने वाले जानवरों से हमारी उत्पत्ति मानी जाती है। तो उस वक्त ये जो भाग है जिसको अपन कृमि रूप कहते हैं, ये भाग भोजन को, उस पत्ती नुमा संरचना को, पेड़ पौधे की पत्तियों को पचाने में कार्य करता था। लेकिन अब ऐसा भोजन हम नहीं करते हैं, तो ये जो भाग है ये कार्य नहीं करता, इसका कोई रोल नहीं होता भोजन में। तो जब इसका रोल नहीं होता है तो किसी कारणवश, ज्यादातर कहते हैं भाई मसालेदार सब्जियां या मसालेदार चीजें खाने से ये इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के कारण इसके अंदर सूजन आना प्रारंभ हो जाती है और ये जो भाग है सड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो फिर इसको ऑपरेशन द्वारा यहाँ से काट के बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। ठीक है, तो ये कुछ ही लोगों के दर्द करती है, प्रॉब्लम करती है, सबके दर्द नहीं करती है। तो यही जिस अपेंडिक्स ऑपरेशन के बारे में आपने सुना था, वो अपेंडिक्स ऑपरेशन यही होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा भाग जो है वो है वृद्धांत्र। दूसरे भाग की बात करें, बड़ी आंत का पहला भाग पढ़ा हमने अंधनाल, दूसरा भाग पढ़ेंगे वृद्धांत्र। चलिए वृद्धांत्र के बारे में बात करें तो ये जब हम अंधनाल वाला भाग देख लेते हैं, ये अंधनाल वाला भाग देख लिया, इसके आगे पूरी ये जो श्रृंखला, ये वृद्धांत्र है, ये पूरी
यहां से लेके यहां तक की ये जो संरचना है, ये संरचना कौन सी होती है? ये पूरी वृद्धआंत्र होती है। ठीक है, चलिए तो अब इसके मुख्य कार्य की बात करें तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भोजन में से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसकी जो संरचना होती है वो उल्टे यू आकार की होती है। तो हम ये बात लिख देते हैं, इसकी संरचना उल्टे यू के आकार की होती है। देखते हैं उल्टे यू आकार की है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये संरचना देगी, ये संरचना दिख रही है ना उल्टे यू की तरह, इसलिए इसको कहा गया है कि इसकी संरचना उल्टे यू आकार की होती है। अब इसे 4 भागों में बांटा गया है, तो ये लाइन हम लिख देते हैं, इसे चार भागों में बांटा गया। अब कौन कौन से 4 भाग है? 4 भाग लिखेंगे हम इनके बारे में। चार भाग लिखेंगे। पहला भाग है आरोही वृद्धांत्र। आरोही वृद्धांत्र। आरोही वृद्धांत्र। दूसरा जो भाग है वो है अनुप्रस्थ वृद्धांत्र। तीसरा भाग है अवरोही वृद्धांत्र। और चौथा भाग है सिग्माकार वृद्धांत्र। ये 4 भाग होंगे इसके, आरोही वृद्धांत्र, अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, अवरोही वृद्धांत्र और सिग्माकार वृद्धांत्र। अब ये डायग्राम में कौन कौन से भाग है एक बार बता देता हूं आपको। जैसे मैं बात करूं, इस संरचना के अंदर यहाँ अंधनाल आ जाती है। अंधनाल के आगे यहाँ से लेके यहाँ तक भोजन जो है ऊपर जाता है, यहाँ से भोजन ऊपर जाएगा, इसलिए इसको कहा है आरोही वृद्धांत्र। और यहाँ से भोजन आड़ा जाता है और आड़े को कहते हैं अनुप्रस्थ, यानी बिल्कुल 90 डिग्री पे जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ वृद्धांत्र। और यहाँ से भोजन नीचे आता है, तो नीचे आता है इसलिए इसको कहा गया अवरोही वृद्धांत्र। और यहाँ से जो ये नली है बहुत ज्यादा मुड़ी होती है सिग्मा के आकार की, इसलिए यहाँ वाले भाग को कहा गया है सिग्माकार वृद्धांत्र। ये 4 भाग होते हैं इसके। अब जो अंतिम पॉइंट है वो है मलाशय। तो बड़ी आंत के 4 भाग हमने, वृद्धांत्र के 4 भाग पढ़ लिए, लेकिन बड़ी आंत का हमने पहला भाग पढ़ा अंधनाल, दूसरा भाग पढ़ा वृद्धांत्र। अब जो तीसरा भाग है वो है मलाशय। तो तीसरे भाग में पढ़ते हैं हम अपन। तो तीसरी हेडिंग डालेंगे हम मलाशय। मलाशय नाम से पता चल रहा है जहां पर मल का संग्रहण होता है। तो जहां पर मल का संग्रहण होता है उसे मलाशय कहा जाता है। तो जहां मल का संग्रहण होता है उसको हमने नाम दिया है मलाशय। इसकी और भी विशेषता पढ़ते हैं। और ये जो है पूरी आहार नाल का अंतिम भाग होता है, इसे गुदा नाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है। इसे गुदा नाल भी कहा जाता है।
इसे गुदा नाल भी कहा जाता है। अब ये जो गुदा नाल है, इस गुदा नाल में पाई जाती हैं दो विशेष पेशियां। इन पेशियों को कहा जाता है संवरणीय पेशियां। ये क्या करती है, अपशिष्ट भोजन जब बाहर निकलता है तो उस गति को नियंत्रित करती है। तो हम लिखेंगे गुदा नाल में दो संवरणीय पेशियां पाई जाती है जो अपशिष्ट निकास यानी बाहर निकाला, अपशिष्ट निकास को नियंत्रित करती है। जो अपशिष्ट पदार्थ है, उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, ये स्वर्णीय पेशियां करती हैं। यहाँ पर हमारा जो पाचन अंग वाले जो पॉइंट है वो पूरे फिनिश हो गए हैं। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगला पॉइंट जो रहेगा अपना वो रहेगा पाचन ग्रंथियां, क्योंकि अंगों के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम पाचन में प्रयुक्त होने वाली ग्रंथियां। तो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्य रूप से इसमें हम 3 ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, और वो 3 ग्रंथियां कौन कौन सी होंगी। उन ग्रंथियों में पहला देखा जाए तो मुख में पाई जाने वाली लार ग्रंथि, उसके बाद में यकृत ग्रंथि, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि। तो अगली जो हेडिंग रहेगी हमारी वो रहेगी पाचन ग्रंथियां। पाचन अंग हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारा पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियों में मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं लार ग्रंथि के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लार ग्रंथि। चलिए, क्या होती है लार ग्रंथि। बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है कि इनके बारे में हमें सुना हुआ है। जो लार का निर्माण करती है, हमारे मुख के अंदर जो लार का निर्माण करती है वही होती है लार ग्रंथि। अब लार में जो है 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तरल पदार्थ और दूसरा होता है चिपचिपा पदार्थ। तरल पदार्थ जो है वो भोजन को गीला करता है, और चिपचिपा पदार्थ जो होता है भोजन को चिकना बनाता है, जिससे वो ग्रास नली और ग्रसनी से आसानी से फिसल सके। तो लिखेंगे इससे लार उत्पन्न होती है। इससे लार उत्पन्न होती है जो तरल और चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण होता है। लार क्या है, तरल पदार्थ और चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण होता है। अब इसमें तरल भाग जो है भोजन को गीला करता है,
तरल भाग क्या करेगा, भोजन को गीला करेगा। और चिपचिपा पदार्थ, और जो चिपचिपा पदार्थ है उसको कहा जाता है श्लेष्म, श्लेष्मा। ठीक है, तो चिपचिपा पदार्थ भोजन को चिकना बनाता है। चलिए, अब यहाँ पर लार ग्रंथि के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो कि भोजन के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों का अपचयन कर देता है, उसका पाचन कर देता है, उसको छोटे अणुओं में तोड़ देता है। तो उस एंजाइम का नाम है एमिलेज या एमाइलेज। तो इसके अंदर पाए जाने वाला एंजाइम जो है, उस एंजाइम का नाम क्या है, यहाँ पर एरो बना के लिखेंगे, एमिलेज, एमिलेज या टाइलिन। एमिलेज या टाइलिन, ये जो एंजाइम है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड या फिर स्टार्च होता है। स्टार्च को वो ग्लूकोज में बदल देता है, यानी मैं कहूं पॉलीसेकेराइड स्टार्च और ग्लूकोज को, जैसे पॉलीसेकेराइड श्रृंखला जो होती है इसमें मुख्य रूप से स्टार्च और ग्लूकोज, इसको किस में बदल देता है? ये इसको बदल देता है माल्टोज में, यानी छोटी पॉलीसेकेराइड श्रृंखला में। छोटी पॉलीसेकेराइड श्रृंखला, यानी कि माल्टोस में बदल देता है। स्टार्च और ग्लूकोज को किस में बदल देता है? माल्टोज में। कौन? एमिलेज या फिर इसको टाइलिन, दोनों में कोई भी नाम दे दीजिए। इस एंजाइम का नाम है एमिलेज और टाइलिन। अब जो लार ग्रंथि होती है वो 3 भागों में विभाजित होती है। लार ग्रंथि को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि 3 प्रकार की होती है। तो 3 इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं एक बार लिख लेते हैं अपन। 3 प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार जो आता है लार ग्रंथि का, वो आता है कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व ग्रंथि। दूसरा जो है वो है अधोजंब ग्रंथि। और तीसरा भाग जो होता है वो होता है अधोजिह्वा। अधोजिह्वा ग्रंथि। अब इन तीनों का जो काम है वो अलग अलग काम होता है। पहले आती है कर्णपूर्व ग्रंथि। इसका काम होता है तरल पदार्थ का स्त्राव करना। तरल पदार्थ का स्त्राव करना, ये तरल पदार्थ का स्त्राव करने का कार्य करती है, जो कि भोजन को गीला करता है। इसका जो काम होता है अधोजम का, वो होता है तरल प्लस श्लेष्म पदार्थ का स्त्राव, यानी ये तरल और श्लेष्म, भोजन को तरल गीला करने वाला तरल पदार्थ और चिकना बनाने वाला श्लेष्म, दोनों पदार्थों को उत्सर्जन करता है। और लास्ट जो आता है वो अधोजीवा, वो ये केवल श्लेष्म पदार्थ का
ये केवल श्लेष्म पदार्थ का स्त्राव करता है। तो आज हमने जो है लार ग्रंथि के बारे में भी कंप्लीट पढ़ लिया है। इसका काम होता है मुख्य रूप से जो माल्टोज स्टार्च और ग्लूकोज होता है उसको माल्टोज में बदलना, यानी पॉलीसेकेराइड श्रृंखला को छोटी पॉलीराइड श्रृंखला में बदलना। ये 3 भागों में विभाजित होती है। तो पहली ग्रंथि जो है लार ग्रंथि, ये हमने कंप्लीट पढ़ ली है। अगली जो हमारी ग्रंथि होगी वो होगी अग्नाशय। अगली ग्रंथि है वो है अग्नाशय। अब अग्नाशय ग्रंथि जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लार ग्रंथि हमारी कंप्लीट हो गई। अग्नाशय ग्रंथि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।